अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कई सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम की क्लासिक फ़िल्मों पर तबसरे भी शामिल हैं। इससे पहले दामन और चिंगारी का तबसरा आप देख चुके हैं और आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 1971 की क्लासिक फ़िल्म तेरी सूरत मेरी आँखें। तेरी सूरत मेरी आंखें 9 अप्रैल 1971 को बेक वक्त लाहौर और कराची में रिलीज हुई और इस फिल्म ने सिनेमा हाउसेज में शानदार गोल्डन जुबली मनाई। ढूंढ रही थी जाने कब से मेरी आंखें। इस फिल्म के हिदायतकार एस सुलेमान थे, जबकि फिल्म की कास्ट में ज़ेबा साहिबा, मोहम्मद अली साहब के अलावा सबीहा खानम, मसूद अख्तर, रेहाना सिद्दीकी, औरंगज़ेब और मोहम्मद अली साहब के बड़े भाई इरशाद अली साहब शामिल थे। तेरी सूरत मेरी आंखें की कहानी एक नाबीना लड़की आसिया उर्फ शमा के गिर्द घूमती है, जिसका मरकजी किरदार ज़ेबा साहिबा ने अदा किया था। नाबीना लड़की का ये किरदार ज़ेबा साहिबा ने जिस महारत के साथ अदा किया है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। जो हजरात ये फिल्म देख चुके हैं वो इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ज़ेबा साहिबा ने यह किरदार किस खूबसूरती के साथ अदा किया था। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि सबीहा खानम की बेटी आसिया को बचपन में एक नौकर अगवा कर लेता है। वो बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है, रास्ते में ट्रेन का हादसा हो जाता है और वो बच्ची आंखों से महरूम होकर यतीम खाने पहुंच जाती है, जहां से बाज़ारे हुस्न की एक नायिका, जो किरदार तमन्ना बेगम ने अदा किया था, उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती हैं और फिर उसको गाने और नाच की तरबियत देती हैं। मसूद अख्तर का किरदार फिल्म में एक ऐसे तमाशबीन का है जिसकी नीयत शमा पे ख़राब होती है और वो शमा को हासिल करने के लिए हर मुमकिन जतन करता है। तमन्ना बेगम के साथ मिलकर वो ऐसी साजिश रचाता है कि किसी तरह वो शमा को हासिल कर ले, लेकिन शमा उसको ज़ख्मी करके वहाँ से फ़रार हो जाती हैं और फिर किरदार आता है डॉक्टर इरफान यानी मोहम्मद अली साहब का, जिनकी गाड़ी से ज़ेबा बेगम टकराती हैं। जब वो एक नाबीना लड़की को परेशान हालत में देखते हैं तो वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जहाँ पर उनके वालिद इरशाद अली साहब और रेहाना सिद्दीकी उनकी बहन मौजूद होती हैं और वो शमा को एक घर के फ़र्द की हैसियत से रखना शुरू कर देते हैं। उसकी आँखों का ऑपरेशन करते हैं और शमा दुनिया देखने के काबिल हो जाती है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि रेहाना सिद्दीकी की शादी मसूद अख्तर के छोटे भाई औरंगज़ेब से हो रही होती है, जहां मसूद अख्तर ज़ेबा बेगम को पहचान लेते हैं और उसके बाद वो उस शादी में रखना अंदाज़ी करते हैं और बारात वापस चली जाती है। फिर ज़ेबा साहिबा की कोशिशों से रेहाना सिद्दीकी और औरंगज़ेब की शादी तो हो जाती है, लेकिन मसूद अख्तर ये शर्त रखते हैं कि शमा को वापस अपने पुराने ठिकाने पर यानी तमन्ना बेगम के कोठे पर आना होगा और वो मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी से निकल जाएंगी। शमा अपना वादा पूरा करती है और वापस तमन्ना बेगम के घर पहुंच जाती है। उसके बाद शमा को शादी की ही एक तकरीब में मदऊ किया जाता है, जहां शमा का मुजरा होता है और मोहम्मद अली साहब वहां आ जाते हैं और शमा को एक तमाचा भी मारते हैं और बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर रेहाना सिद्दीकी के समझाने पर मोहम्मद अली साहब तमन्ना बेगम के कोठे पर आते हैं, जहां वो शमा को बुरा भला कहते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मजबूरी में ये कर रही हैं, लेकिन ज़ेबा बेगम ऐसा तासुर देती हैं जिससे ये साबित हो जाए कि वो वाकई बेवफा हैं और वो अपनी इस ज़िंदगी से खुश हैं। इस मंज़र में ज़ेबा बेगम ने बहुत खूबसूरत अदाकारी का मुज़ाहरा किया है। जहाँ वो मोहम्मद अली साहब की तरफ देखकर डायलॉग अदा कर रही हैं, वहाँ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जहाँ वो मोहम्मद अली साहब की तरफ पुश्त करके अपने मुकालमे अदा कर रही हैं, वहाँ उनके चेहरे पर जो मज़लूमियत और बेबसी के तासुरात हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आप इस मंज़र को ज़रा गौर से देखिए, आपको एक ही सीन में ज़ेबा साहिबा के चेहरे पर दो मुख्तलिफ तासुरात नज़र आएंगे जो बहुत खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। मोहम्मद अली साहब
ज़ेबा बेगम से नाराज़ होकर वापस जा रहे होते हैं कि सीढ़ियों में मसूद अख्तर आ जाते हैं और वो मसूद अख्तर को देखकर एक साइड पर हो जाते हैं और उसके बाद वो ज़ेबा बेगम और मसूद अख्तर की सारी गुफ्तगू सुन लेते हैं। ज़ेबा बेगम और मसूद अख्तर की गुफ्तगू सुनकर उनको ये मालूम हो जाता है कि शमा जो कुछ कर रही थी वो सिर्फ मोहम्मद अली साहब की बहन की खुशियों के लिए कर रही थी और वो दिल से इस माहौल को पसंद नहीं करती। वो तमन्ना से ये बात करते हैं कि तुमको कितने पैसे चाहिए, तुम इतने पैसे दो और शमा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तो वो तमन्ना से अपनी डील तय करके अपने घर जाते हैं। इसी दौरान मसूद अख्तर पीछे से आ जाते हैं जो तमन्ना को गोली मार देते हैं और इल्ज़ाम ज़ेबा बेगम पर आ जाता है और ज़ेबा बेगम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी जानिब मोहम्मद अली साहब को इस केस में फंसाने के लिए मसूद अख्तर एक पिस्टल वहां रखवा देते हैं ताकि जिससे ये साबित हो सके कि मोहम्मद अली साहब भी इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद ड्रामाई मनाजिर हैं कोर्ट के। आप कोर्ट का मंजर देखिए। कोर्ट के मंजर में जहां ज़ेबा बेगम अपनी बीती हुई जिंदगी जज साहब के सामने बयान कर रही हैं, वो एक बहुत खूबसूरत मंजर है। उसमें ज़ेबा साहिबा ने जिस नेचुरल अंदाज में मुकालमे अदा किए हैं वो फिल्म की हाईलाइट है। ना ऐसे जज्बाती मंजर में उनकी सांस चली, ना उन्होंने हिचकियां ली, ना उन्होंने कोई लाउड एक्सप्रेशंस का सहारा लिया, बल्कि एक बहुत सॉफ्ट तरीके से एक बहुत खूबसूरत और नेचुरल अंदाज में उन्होंने जिस तरह वहाँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और उस वक्त उनके चेहरे पर जो तासुरात हैं वो मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब वहाँ केस की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो उसी वक्त ये मालूम हो जाता है कि ज़ेबा साहिबा का असल नाम शमा नहीं बल्कि आसिया है। यतीम खाने के मैनेजर को बुला लिया जाता है और तमाम बातें खुल जाती हैं। तो मसूद अख्तर को ये मालूम होता है कि मैं सारी ज़िंदगी जिस लड़की पे मैं गलत इरादों से देखता रहा वो मेरी अपनी बहन है। शमा मेरी बहन आसिया है। शमा मेरी बहन आसिया है। मैंने अपनी बहन पर बहुत जुल्म किया। मैंने अपनी बहन पर बहुत जुल्म किया। तो ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है फिल्म में और मसूद अख्तर साहब की अदाकारी देखने से ताल्लुक़ रखती है। जब मसूद अख्तर साहब को ये इल्म होता है कि शमा उनकी सगी बहन है जो बचपन में अगवा हो गई थी। मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म में मसूद अख्तर साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया है और ख़ास तौर पर फिल्म के आखिरी मनाजिर में जब उन्हें ये इल्म होता है कि शमा उनकी बहन है तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया। वो जहर खाकर अदालत में आते हैं और फिर ये इक़बाल जुर्म करके कि तमन्ना बेगम को उन्होंने मारा था, अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए वो कोर्ट में गिरकर मर जाते हैं और मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। इस तरह ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुँचती है। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी। आगा हसन इम्तिसाल साहब के मुकालमे बहुत शानदार। एस सुलेमान की डायरेक्शन का जवाब नहीं और फिर ज़ेबा साहिबा और मसूद अख्तर साहब ने जो खूबसूरत अदाकारी की है वो अपनी मिसाल आप है। मोहम्मद अली साहब का किरदार अगरचे एक रिवायती हीरो का है, उसमें मोहम्मद अली साहब के किरदार में ना अदाकारी की कोई गुंजाइश थी, ना वो ड्रामा था जिसकी मोहम्मद अली साहब से तवक्को की जाती है, क्योंकि फिल्म का पूरा बोझ मलका स्क्रीन ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा के कांधों पर था या फिर मसूद अख्तर साहब के कांधों पर था। फिल्म में मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी, वो ये कि ज़ेबा साहिबा का किरदार जो है वो तो एक हादसे में अंधा हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर में चंद लम्हों के बाद सबिया खानम भी अंधी हो जाती हैं। तो क्या ख़ानदानी अंधापन था कि माँ भी अंधी है, बेटी भी अंधी है। उसके बाद एक मंजर में इरशाद अली साहब सफिया खानम से कहते हैं कि भाभी आप अपनी आंखों का इलाज करा लीजिए। तो भाभी का जवाब सुनिए। भाभी का जवाब ये था कि अब मेरी बेटी अगवा हो गई है तो मैं दुनिया के रंग देखना नहीं चाहती। भाई दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी मर्जी से अंधा रहना चाहता है? सारी जिंदगी उन्होंने इस अंधेपन में गुजार दी और अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाया। ये चीज कम से कम मेरी समझ से बाहर है। हालात जैसे भी हों, इंसान कितना भी परेशान हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से अंधा कैसे रह सकता है? अननेचुरल सी बात है। बहरहाल एस सुलेमान साहब अब दुनिया में नहीं है, ये वही बेहतर बता सकते हैं कि ये फिल्म की कहानी का तकाजा था या सबिया खानम ज्यादा जज्बाती परफॉर्मेंस दिखाने के लिए फिल्म में अंधी हुई थी या जो भी सिलसिला था, लेकिन बहरहाल माँ का अंधापन इंतहाई गैर जरूरी था। माशरे का कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकता, कोई सजा नहीं दे सकता। मैं अदालत में जाऊंगी, मैं अदालत में जाऊंगी।
दूसरी बात इस फिल्म में जो एक मुझे अजीब सी लगी, ज़ेबा साहिबा के बचपन का किरदार हुमा गरज ने अदा किया है, जो 70s की एक मारूफ चाइल्ड आर्टिस्ट थी, और जो लोग 70 की दिहाई की फिल्मों से वाकिफ़ हैं वो हुमा गरज से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो अक्सर फिल्मों में हीरोइन के बचपन का किरदार अदा किया करती थी, और इस फिल्म में भी उन्होंने ही वो किरदार अदा किया है। लेकिन जब फिल्म के वाइंड अप में यतीम खाने का मैनेजर पुराना रजिस्टर लेकर आता है और वो तस्वीर दिखाता है, तो वो तस्वीर हुमा की नहीं होती। वो तस्वीर किसी और बच्ची की होती है। तो जब आपने फिल्म के स्टार्ट में एक बच्चा दिखाया है, उस बच्चे को गाते हुए दिखाया है, उसके डायलॉग दिखाए हैं, तो फिर वो बच्ची कैसे चेंज हो गई? वो बच्ची हुमा के अलावा किसी दूसरी बच्ची की तस्वीर कैसे दिखा दी गई? समझ से बाहर है। फिल्म में मिजाहिया ट्रैक रंगीला का है, रंगीला के साथ सायका है और नैना गरज बाबू हैं। आई डोंट नो कि वो नैना है या नीना है। बहरहाल वो ये चाइल्ड स्टार हुमा और हमारी कराची स्टेज की मशहूर अदाकारा नईमा गरज की वालदा हैं। वो भी 70s की तकरीबन हर फिल्म में हुआ करती थी। हस्बे मामूल ये मज़ाहिया ट्रैक जो है, इसकी कोई फिल्म में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमारे यहाँ एक ट्रैक था कि फिल्म की संजीदा कहानी के साथ एक कॉमेडी कैरेक्टर ज़रूर डाल दिए जाते थे। अब रंगीला साहब मोहम्मद अली साहब की क्लिनिक में किस हैसियत से थे, और क्यों वो वहाँ पे अंडों की करप्शन कर रहे थे, और क्यों बेवक्त दो खवातीन सायका और नैना के साथ इश्क लड़ा रहे थे। बहरहाल ये सब उस ज़माने का ट्रेंड था, और इसको नज़रअंदाज करके फिल्म की असल कहानी की तरफ अगर बात करें तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ ज़ेबा साहिबा ने इस फिल्म में अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया है। अरमान, मोहब्बत, इंसान और आदमी के अलावा अगर आप उनकी कोई बड़ी फिल्म देखना चाहते हैं तो तेरी सूरत मेरी आंखें देखिए। आपने बहुत सारी अंधी लड़कियों के कैरेक्टर्स पाकिस्तानी फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन वो एक गैर फितरी सा अंधापन होता है। उनकी चाल ढाल, उनकी वो चीज़ें जो है ना, एक मखसूस सर्किल के अंदर घूमती हैं, जो हमारी अंधी खवातीन का किरदार हीरोइंस अदा करती हैं। लेकिन ज़ेबा साहिबा ने इसको बड़े नेचुरल वे में अदा किया है। मतलब नाबीना खवातीन अगर आपने देखी हों तो उनकी जो हरकत व सकनात और उनकी आँखों की जो मूवमेंट होती है, और चलते हुए वो जिस तरीके से सहारे लेती हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ज़ेबा साहिबा ने हर उस चीज़ को इस फिल्म में कॉपी किया है, और कहीं से उनका मसनूई अंधापन नज़र नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते कि ये खातून अदाकारी कर रही हैं, बल्कि हर चीज़ बहुत कुदरती अंदाज में, बहुत नेचुरल अंदाज में अदा की गई है। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड कहलाया करता था, निगार अवार्ड, उसकी ज्यूरी को तेरी सूरत मेरी आंखें में ज़ेबा साहिबा की अदाकारी क्यों नज़र नहीं आई। अब क्या मसला था, ये तो ज़ेबा साहिबा बता सकती हैं, या फिर बकौल उनके चौधरी साहब बता सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब अब दुनिया में नहीं है, वरना मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता कि कौन सी फिल्म थी जो तेरी सूरत मेरी आंखें में ज़ेबा साहिबा के किरदार से ज़्यादा अच्छा किरदार जिसने अदा किया था। ख़ास तौर पर कोर्ट के मनाज़िर आप देखिए, और उसके अलावा मोहम्मद अली साहब के साथ तमन्ना बेगम के कोठे पर जो मुकालमे और जिस अंदाज से मैडम ज़ेबा ने अदा किए हैं, बहुत बेहतरीन है। आमतौर पे फिल्मों में ज़ेबा साहिबा रक्स नहीं करती, लेकिन इस फिल्म में एक उनका मुजरा डांस भी है। ये था द रॉयल कपल का तबसरा तेरी सूरत मेरी आंखें पर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम की मज़ीद फिल्मों पर तबसरे पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपके ताउन की बेहद ज़रूरत है ताकि हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम के मद्दाहों तक पहुँच सके, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर हम आपके साथ एक बार फिर शेयर कर सकें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन कोई परवाह ना